अस्सलाम वालेकुम जी, आबिद मकसूद W3 स्किल सेट के प्लेटफॉर्म से। और आप सुन रहे हैं मेरी फेलियर स्टोरी कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लॉस किया था। तकरीबन 5.8 मिलियन का मैं मकरूज़ हो गया था और उसके पीछे मेरी क्या क्या गलतियां थी, मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब फर्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब फार्म पे गए तो उन्होंने क्या चीज़ें नोट की, क्या चीज़ें देखी। बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग होते हैं। मेरा आपको मशवरा है, आपके वालिद साहब जिस एज में भी हैं, आप जिस एज में चले गए हैं, आप उनसे कभी भी समझदार नहीं हो सकते। अपने वालिद साहब से हमेशा मशवरा लेके आगे चलें, आप कभी मार नहीं खाएंगे। अगर मेरी तरह आप अपने वालिद से छुपाएंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप हमेशा लॉस में जाएंगे। मेरा यही एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। तो जी मैंने वालिद साहब के साथ, भाई के साथ हम वहाँ पे गए। वो बुज़ुर्ग थे। मैं तो कभी मैंने जाके देखा नहीं था कि मेरा भूसा कहाँ पे है और मेरी ज़मीन पे फसल क्या काश्त हुई हुई है। वालिद साहब ने सबसे पहली बात, जो अरशद साहब जो मेरे कज़न थे, मेरे खालाजाद भाई हैं, उनसे ये बात की कि जी मुझे जाके वो जगह दिखाएं जहाँ पे आपने चारा काश्त किया है। उन्होंने जगह देखी। उन्होंने उस जगह को वापस आकर उन्होंने मुझे बताया यार कि वहाँ पर तो बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कि कलराठी है, और जो लोग काश्तकारी से या ज़मींदारी से मुंसलिक हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से आइडिया होगा। कलराठी ज़मीन के ऊपर चारा या कुछ भी काश्त नहीं होता, वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है। मुझसे उन्होंने पूछा जी किस तरह से आपने ये ज़मीन जो है ये ठेके पे ली है। मैंने उनको रेट बताए। उन्होंने वहाँ पे खैर चक्कर शक्कर लगाया, क्योंकि चारा तो ऑलरेडी था वहाँ पे। कुछ मकई हमने काश्त की हुई थी। हमारा प्लान ये था कि उस मकई से हम साइलेज बनाएंगे। वहीं पे साथ ही ज़मीन थी उससे पहले, और वो अच्छी ज़मीन थी, कलराठी नहीं थी, उसी मालिक की थी। उस बंदे से वालिद साहब ने पूछा कि हाँ भी साजिद तूने ये ज़मीन किस तरह ली है। उसने कहा हाजी साहब मैंने ये ज़मीन 25,000 रुपये पर एकड़ पर एनम पे ली है। वालिद साहब कहते हैं यार मुझे तो उसने 32 पे दी है। उसने कहा नहीं, आपकी ज़मीन भी ली 25 पे गई है, आपको ज़्यादा बताई गई होगी, लेकिन इसमें 3 बंदे इन्वॉल्व हैं। एक अरशद इन्वॉल्व है, एक यूसुफ इन्वॉल्व है, और एक वो नंबरदार इन्वॉल्व है जिसकी ये ज़मीन है। इन तीनों ने मिल के ये रेट किए थे। मैं अरशद को कहा करता था कि आपने कुछ भी लेन देन करना है तो आपने उसका स्टाम्प करना है। बदकिस्मती से इसका स्टाम्प भी नहीं किया गया था। खैर मीनवाइल अरशद मुझे हमेशा एक ही बात कहा करता था कि ये साल हमारा बहुत मुश्किल है, अगले साल से हम जो है वो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। इस दौरान में मुझे जिन लोगों की मैंने पैसे लिए थे वो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए थे कि हमारी पेमेंट जो है वो रिटर्न करो। मेरी बड़ी आस थी फार्म के ऊपर, बड़ी आस थी टरबाइन के ऊपर कि मुझे यहाँ से पैसे बड़ी जल्दी रिटर्न आएगा और मैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर लूँगा। मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट होगी अपने कर्जे पे करने के लिए। तो मैं उस कॉन्फिडेंस में था। मीनवाइल घर के हालात बहुत टाइट हो गए थे। सैलरी का बहुत सारा हिस्सा बैंक काट लेता था, कुछ जो है वो रेंट में चला जाता था क्योंकि मैं रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहा था। बाकी कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल चले जाते थे, और ग्रॉसरी के लिए मेरे पास 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार रुपये हर महीने बच रहा था, जो कि 2019 के एंड पे या 2020 के अंदर बहुत ही कम अमाउंट होती थी। वालिद साहब ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये वाकया ही झूठ बोला गया है। अरशद साहब ने ये किस वजह से झूठ बोला ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या कुछ किया मेरे साथ वहाँ पे। फिर वालिद साहब ने कहा जी मुझे वो भूसा दिखाओ जो आपने लिया था। अरशद ने उसी वक्त मुझे कहा कि एक तो हमने बेच दिया है। आपको मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाएंगे, और बेचने की रीज़न ये थी कि वो बारिश की वजह से ख़राब होने लग गया था। तो हमने वो 82 में लिया था, हमने 50 में बेच दिया है। 50 या 56 आई थिंक उसने मुझे बताया था, इतने में हमने बेच दिया है। और वो पैसे जो है वो मेरे बच्चे के इलाज और फलां में लग गए थे। वो भी मैंने आपको बताना ही था, मैं बता नहीं सका। अब मेरे दिल के अंदर भी एक चोर बैठ गया कि यार ये बंदा मेरे साथ भी गलत बयानी कर रहा है। फिर वाले साहब ने कहा अच्छा चलो एक तो बेच दिया, दूसरा तो दिखाओ ना कहाँ पे है। उसने कहा चलें जी। अब उस वक्त हमें थोड़ी सी ज़रूरत थी तूड़ी की या भूसे की, तो वो वाले साहब के साथ वो चला गया वैसे ही किसी की जगह से भूसा उठाने। जब ये अब इसका प्लान ये था कि आई थिंक वो भी 60,000 में इसने मुझे बताया था
कि जब हम ये उठाएंगे तो कौन सा इस वक्त कोई देख रहा है, उठा के ले आएंगे, एक दफ़ा इनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई वो है। जब ये चले जाएंगे तो फिर कौन देखने आएगा, और क्या है, ये 2-2 महीने के बाद तो ये बंदा चक्कर लगाता है। जब जैसे ही पहुंचे हैं, अरशद की बदकिस्मती कि वो बंदा भी पीछे से पहुंच गया। उसने कहा जी किसकी इजाज़त से उठा रहे हैं? उसने अरशद ने कहा जी हमने ये ख़रीदा हुआ है। उसने कहा किससे ख़रीदा भाई? आप मेरे पास पता करने ज़रूर आए थे, मैंने आपको इसका 35,000 रेट बताया था, आपने कहा था कि नहीं जी मुझे ये 25,000 में चाहिए, और हमारी डील नहीं हुई थी, आप वापस चले गए थे। अब अरशद का ये पहला स्टेप था जब उसके ऊपर ये एक बिजली बन के गिरी थी बात, कि मैं बुरी तरह फंसना शुरू हो गया। खैर फॉर्म पे वापस आ गए, वापस वाले साहब भी और अरशद भी और मुलाजिम भी। और खैर मुलाजिम हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता था, मैं अभी भी उसको भाई ही कहता हूँ, लेकिन वो अरशद ने ही उसको हायर किया था, और अरशद उसको कुछ लालच वगैरह भी दिया करता था कि मैं तुझे ये अमाउंट दूंगा और ये अमाउंट दूंगा। अरशद साहब ने जानवरों में भी जो है वो अच्छी खासी फ्रॉड किया हुआ था। और जानवर उस वक़्त वाले साहब ने जब उनका रेट लगवाए कुछ लोगों को बुला के, तो कोई भी बंदा 26 से 30 के दरमियान, इससे ज़्यादा कोई भी बंदा उसके रेट देने के लिए तैयार नहीं था। और हर किसी का कहना ये था कि आपको फिर गलत बताया गया है, ये तो 24, 25, 23 हज़ार तक के जानवर उस वक्त लाए गए थे। और यहाँ पर पूरे जो इलाका है, बेसिकली वो गांव एक जगह पे नहीं है, वो फैला हुआ गांव है, और उसमें जो जगह जगह पे लोग रह रहे हैं उनको पैनियाँ कहते हैं। तो कुछ लोग ये कहते थे पूरी पैनी को पता है कि ये जानवर कितने में आए थे, और आपको जो बताया गया उनका हमें आइडिया नहीं है, तो आप लोग जो है ना वो इतने में, इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते। वाले साहब ने कहा फ़िलहाल इनको रोके रखो, अब देखते हैं आगे क्या करना है, अभी बाकी चीज़ों की तरफ जो है ना वो बात करते हैं। बाकी चीज़ें क्या हुई थी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। अगली वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह।